अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे और होंगे। हमारे शो का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो जनाब, आज के शो में क्या है? आज के शो में होंगी टॉप स्टोरीज जो कि बैनुल और पाकिस्तान से भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की। जी हाँ, जिन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है, जिसके हवाले से इंडियन मीडिया ने रोना गाना भी शुरू किया हुआ है कि जी उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है और पाकिस्तान ने उनको बिला वजह पकड़ लिया और उनको लिवरेज दिया जाए और बैनुल अक़वामी अदालतों में भी जाकर वो वहाँ पर उनके कर रहे हैं। तो कुलभूषण जाधव के मामले पे जो भी स्टांस होगा वो हम जानेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और इशू जो है, पाकिस्तान का अपना इशू है, वो है फाटा। फाटा के हवाले से कल भी हमने डिटेल डिस्कशन की और आज भी अगर मैं अखबारात की लीड्स देख रही थी तो मेरे ख्याल में कोई 3 लीड्स हैं जो फाटा से रिलेटेड है। और आर्मी चीफ का भी यही कहना है कि फाटा के जो अवाम है उनके जो जितने भी मसाइल हैं, मुतालबे हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तानी फाटा के लोगों के साथ है और हम यही चाहते हैं कि इंजमाम हो जाए। और ये इंजमाम किस तरीके से होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। कल भी जैसे ब्यूरो चीफ पेशावर कह रही थी कि जी इंजमाम तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, बड़ी देर लगेगी। लेकिन बहरहाल FCR के कानून को ख़त्म होना चाहिए, ऐसा कहते हैं फाटा के यूथ और फाटा के अवाम। उस हवाले से कल भी कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया गया था उसको मुस्तरद कर दिया गया है और उस बिल के हवाले से जो है हमने देखा कि कितनी ज्यादा चीमागोइयां हुई और सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं। तो किस चीज पर बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ है धरने, दूसरी तरफ है पनामा लीक्स के मामलात, हुदैबिया पेपर मिल्स, इसाक डार साहब की पेशी पे पेशियां, नवाज शरीफ की पेशी पे पेशियां और लंदन में आज जो नून लीग की सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठ रही है। उसके बाद अगर नून लीग बेचारी करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनके लिए मसाइल ही इतने हैं, क्योंकि उनकी गवर्नेंस ही ऐसी है। और अब कुछ बात करते हैं हम स्पोर्ट्स के हवाले से। तो स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो T10 लीग जो है उसका आगाज हो गया है, होने जा रहा है। उसके लिए भी आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट से और आपको बताएंगे कि और क्या गहमा गहमी होने वाली है। और साथ साथ जनाब अभी अब आने वाली है, रीमेक आने वाला है अर्थ का, तो उस हवाले से भी शो में बहुत सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तो आज के शो में जो है बड़ी मल्टीपल चीज़ें हैं, बड़ी लाइटर वे में भी हैं और टॉप स्टोरीज भी हैं। चले जनाब, आज के शो की मजे की बात यही है जो सब आपको बता रही हैं कि आज हमारे हर फ्लेवर मिलेगा। हाँ। चाहे वो एंटरटेनमेंट की बात हो, मूवी जो नई अपकमिंग मूवीज आ रही हैं उनके हवाले से बातचीत हो, या फिर क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2020 नहीं बल्कि 10-10 होगा। और शारजा में जो है वो 4 रोज़ा मैच सीरीज का आगाज हो रहा है जिसमें तकरीबन 6 टीम्स हिस्सा लेंगी और बड़ा ही मजेदार सा मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 10-10 जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल होता नहीं है जैसे कि 2020 होता है। तो ओवरऑल 10-10 की सीरीज होगी, ये काफी मजेदार होगी। तो स्पोर्ट्स के हवाले से तो आपने जाना, लेकिन मुल्क की अगर मजमूई इस वक्त हम लोग सूरत हाल की बात करें, सियासी सूरत हाल में क्या कुछ हो रहा है, तो आज एक बार फिर से इस की आगे पेशरफ्त होने जा रही है। आज उनकी केस की समाअत हो रही है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है, नई हल्का बंदियों के हवाले से, होने वाले इंतखाबात के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, हम बहुत यकीन रखते हैं कि हमारी ना तो असम्बलियाँ तहलील होंगी और इलेक्शंस भी जो है वो वक्त पर होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इस बार जो मौजूदा हमने मुल्की हालात देखे हैं कभी भी इतने बदतर नहीं थे, ना तो वो 2002 में थे, ना ही वो 2008 में इतने बदतर थे। जो हालात अब हो चुके हैं और ये हालात उसकुन हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जो है वो कल ऐसे बयान दिए हैं जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि नहीं, हम इस बात पे बहुत यकीन रखते हैं कि ना तो असम्बलियाँ तहलील होंगी और ना ही इस किस्म की कोई सूरत हाल बनेगी कि हमारी हुकूमत पे जो है वो इस वक्त कोई आँच आए। तो नून लीग की क़यादत ही आपस में बड़ी इस वक्त कन्फ्यूज दिखाई दे रही है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं बैठक आज लग रही है लंदन के अंदर। नवाज शरीफ साहब की वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ उसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और एक ज़बरदस्ती ये बैठक मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी और पार्टी पॉलिसी के हवाले से भी। तो एक तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा जनाब जो बात करें हम फाटा के हवाले से, तो हमने देखा कि कल MMA को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया गया, उसकी बहाली का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद अब फाटा के मसले के ऊपर भी कहा जा रहा है कि अगले इजलास में फैसला किया जाएगा। तो अगले इजलास में क्या फैसला किया जाएगा, क्या वाकई में फाटा जो है उसको जम करने की बातें होंगी या फिर उन्हीं की जमात के अंदर इस बात पर इख्तलाफ है कि फाटा को जो है अलग सूबा बना देना चाहिए। तो इन दोनों में से MMA का मौक़िफ़ क्या होगा, MMA किस इशू को लेकर आगे बढ़ती है, ये सब हम आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हमारी टॉप स्टोरीज पर। I've been directing various activities in Baluchistan and Karachi.
कुलभूषण जाधव आम कैदी नहीं, एक भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की गर्ज से दाखिल हुआ था। इसलिए कैदियों से मुतालिक वियना कन्वेंशन की शिकों का इस्लाक इस पर नहीं होता। पाबी मेमोरियल आलमी अदालत में जमा करा दिया। कुलभूषण के मामले पर भारतीय इल्जामात और मौक़िफ़ मुस्तरद। के करीब कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है। फाटा इस्लाहात के मामले के ऊपर यकता चला जा रहा है। तीसरा रोज आज हो जाएगा और हम देख रहे थे कि इससे पहले भी अपोजिशन काफी हद तक इस सब पर गम और गुस्से का इजहार कर रही थी कि आखिर इसके ऊपर कोई पेशरफ क्यों नहीं हो पा रही है। फिर हम देख रहे हैं कि सिलसिला मौखर पे मौखर होता चला जा रहा है, लेकिन आज फिर सबकी नजरें 10:30 बजे कौमी असेंबली पर होंगी। आज जो बिल पेश किया जाएगा उस बिल के ऊपर किस हद तक पेशरफ हो पाती है। तो एक तो मेन खबर आज की ये है। इसके अलावा अगर दूसरी खबर की बात करें तो इस सब पर ये जो तमाम की इस वक्त बन चुकी है कि फाटा को आखिर खैबर पख्तूनख्वा में जम करना है या इसको अलग सूबा बनाना है या जो भी सूरत हाल फाटा की होती है इलेक्शन से पहले, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने भी जो है वो कबायली अवाम की कुर्बानियों के हवाले से बयान दिया है और उनका कहना है कि कबायली अवाम की कुर्बानियां रंग लाएंगी, फाटा को कौमी धारे में लाने के हामी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि फौज का जो भी किरदार इस सब में होगा उसको जरूर निभाएं। तो सबसे बड़ी और मेन खबर यहाँ पर आज जो हेडलाइन लीड लगाई वो आर्मी चीफ के बयान के हवाले से ही है। ठीक है, फाटा का हम जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली जंग में मेरे ख्याल में कोई आज 4 लीड हैं जो कि सामने नजर आ रही हैं जो फाटा से रिलेटेड है और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू भी यही है जो कल गुड मॉर्निंग आज ने भी उठाया और आपको डिटेल में बताया। एक्चुअली फाटा के हवाले से अगर बात की जाए तो फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से फाटा के जो अवाम है काफ़ी अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको भी वही राइट्स दिए जाएँ शहरियों के राइट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये तमाम इस्लाहात जितनी भी हैं उसके अंदर ताख़ीर हो रही है। ताख़ीर की वजह क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जी ठीक है वो फाटा के अवाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन अगर बैनुल अक़वामी आपको तज्ज़ियाकार के हवाले से बताऊं तो माइकल कुगलमैन जो हैं जब वो शुमाली वज़ीरिस्तान आए थे वहाँ पर उन्होंने दौरा किया था तो उन्होंने देखा था कि फाटा में तमाम यूथ को, फाटा के तमाम लोगों को इस बात की अशद ज़रूरत है। वहाँ पर इतना टैलेंट है, वहाँ पर इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं कि उनको भी वही राइट्स मिलने चाहिए पर आकर काम कर सकें। और उन्होंने ये कहा था कि USAID जो है एक इदारा जो एक पूरी एक फाउंडेशन है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प करता है, पाकिस्तान को भी एड देता है, वो भी इस हवाले से रेडी है कि वो इस मामले में जो है वो हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि जहाँ पर अमेरिका अफगानिस्तान भारत के हवाले से उसका असर रसूख बढ़ा रहा है, जहां पर पाकिस्तान से डूमोर के मुतालबात किए जा रहे हैं, वहां पर अमेरिका का ये कहना कि फाटा के शहरियों को राइट्स दें तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ये बात जो है बड़ी काबिल ज़िक्र है और इसके ऊपर उनका क्या स्टांस है या इसके पीछे उनकी क्या हिकमत अमली है, इस हवाले से भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो फाटा के हवाले से आज भी जो है काफ़ी बातचीत की जाएगी और उसी हवाले से यहाँ पर मेनली एक और चीज़ कि फाटा के अवाम के हवाले से आपको बताना चाहूँ कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब वहाँ पर किया गया, उसके बाद कामयाबियाँ समेटी गई और फाटा के जो अवाम है ये वो फाटा है, ये वो शुमाली वज़ीरिस्तान है, ये वो मीरान शाह है जहाँ पर लोग जाते हुए डरते थे। वहाँ पर अब मैचेस भी कराए जा रहे हैं और वहाँ के अवाम जो है वो बहुत सारे गेम्स में वहाँ की जो यूथ है दिलचस्पी रखती है। तो जनाब एक तो मसला हमारे मुल्क का जो जेन्युइन मसला आजकल है, 2 दिन से जो हमारी टॉप स्टोरी है वो फाटा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक और इशू जो है वो ये इशू है कि मईशत के हवाले से मईशत भी पीछे जा रही है और दूसरी जानिब नून लीग का जो एक अहम सियासी मुशावरत होने जा रही है, मुलाकात होने जा रही है आज इंग्लैंड में, उसमें देखना है कि क्या चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि जिस दिन से पनामा लीक्स का ये मामला सामने आया है तब नवाज शरीफ साहब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अपोजिशन जमहूरियत के पहिए को चलने नहीं दे रही है और उनके साथ उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जी हम तो 7 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं, लेकिन PTI ऐसा भी नहीं करती है। चले जनाब, सबा ने जो है तफसीली तौर पर आपको तमाम हाल है उससे तो आगाह किया है और OIC के इजलास जो कल जिसको बहुत आम तस्वुर किया जा रहा था तुर्की में इस्तांबुल के अंदर ये जो इजलास हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर एक मेन हेडलाइन लगाई गई है कि दुनिया बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम करे। कल हमने देखा कि तमाम तकरीबन 57 तमाम नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तमाम मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदगान ने ये फैसला किया है कि जो इसराइल है वो दहशतगर्द एक कौम है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अमरीकी फैसला है वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमने देखा कि कल उसके बाद बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले को सरासर मुस्तरद तो किया गया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो दुनिया है वो अभी भी फ़लस्तीन को दारुल हुकूमत ही फ़लस्तीन का ही जो है बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत तस्लीम करे। तो एक तो यहाँ पर मेन खबर यहाँ पर ये लगाई गई। उसके अलावा एक छोटी सी खबर यहाँ पे फजलुर रहमान के बयान के हवाले से मेंशन है कि नवाज जरदारी के दरमियान सालसी की कोशिश ज़रूर कर
सूरत हाल कुछ यूं है और जो नजर आ रहा है वो ये कि जरदारी साहब इस वक्त ताहिरुल कादरी के साथ हैं और ताहिरुल कादरी साहब जो है वो इस वक्त हुकूमत के अगेंस्ट है। तो इन शॉर्ट जो भी तमाम हमारी अपोजिशन है वो इस वक्त ताहिरुल कादरी के साथ खड़ी है। दो के कहा जाता है कल आदमी है, लेकिन स्टिल इस वक्त तमाम कौम जो हमारी अपोजिशन है वो उनके साथ भी खड़ी है और साथ साथ उनकी कॉल का इंतजार कर रही है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि ताहिरुल कादरी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, कोई भी हिकमत अमली अब तक तय क्यों नहीं की गई। जब अपोजिशन आपके साथ खड़ी है, आपके तमाम कारकुनान जो है वो रेडी खड़े हैं कि आप कोई ऑर्डर दें, कोई धरना करना है या जो भी चीज करनी है, तो उसके लिए अभी तक कोई हिकमत अमली उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो अभी हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं और जब हुकूमत को उनकी जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर वो पुरअमन जो है एहतजाज करेंगे और हो सकता है धरने की जानिब भी वो बढ़े। अच्छा, जो दूसरी खबरें जंग में शामिल की गई हैं, डेफिनेटली उसमें आज फाटा बिल पेश करने के हवाले से खबरें हैं और दूसरी जो है वो सोशल भी इसमें शामिल की गई हैं। और एक और चीज़ जो कि हम बात करें बैतुल मक़दस के हवाले से, तो डेफिनेटली जैसे कि OIC का इजलास भी हुआ इसी हवाले से और उसके हवाले से यहाँ पर मेन लीड भी लगाई है। तो अब जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है कि अमरीका फौरी तौर पर इस मामले को जो है वो हल करे। तो जनाब, ये तो थी तमाम अखबारात की खबरें। अब बढ़ते हैं हम हमारे रिपोर्टर्स की जानिब जो कि मुख्तलिफ शहरों में। सबसे पहले हम कहाँ का रुख कर रहे हैं जनाब? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, जहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम से जानते हैं कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी वसीम, गुड मॉर्निंग। आज कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं आज? वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अदालत की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें आज 20 अफराद जो कत्ल किए गए थे तुर्बत में, कोयटा का जो बलूचिस्तान का जो इलाका है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था। आज उस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उस केस की समाअत करेगी। DG FIA और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर रखी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद बात करेंगे नैब कोर्ट की। नैब कोर्ट में आज इसाक डार के रेफरेंसेस जो हैं उन पर समाअत होगी। इसाक डार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नैब कोर्ट है उसकी जानिब से हाई कोर्ट इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और आज उनके रेफरेंसेस पर समाअत होगी। दफ्तर खारजा की आज ब्रीफिंग होगी। मसला फ़लस्तीन के हवाले से आज एक सेमिनार किया जाएगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे निजी होटल में। इसके अलावा कुल जमाती हुर्रियत जो है वसीम ये बताएगा, आज 10:30 बजे के करीब कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है जिसमें फाटा के हवाले से बातचीत होगी। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि आज ये मामले में कोई पेशरफ नजर आएगी या फिर से वही हंगामा आराई होगी, वही वॉकआउट होगा? फाटा इस्लाहात का बिल है, काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है ईवान में भी और ईवान के बाहर भी। जो अपोजिशन जमातें हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। इस हवाले से जमात इस्लामी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक रैली निकाली जो कि फाटा से पेशावर से लेकर यहाँ पर D चौक में उस रैली का अख्ताम हुआ था। इस हुकूमत की जानब से मौक़िफ़ सामने आया है कि उस हवाले का उनकी जानब से कहा गया है कि फाटा इस्लाहात का जो बिल है उस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अपोजिशन जमातें जो हैं इस पर तावन नहीं कर रही। तो उम्मीद की जा रही है कि इस्लाहात का बिल है वो पास हो जाएगा और फाटा के जो नुमाइंदे हैं, जो फाटा के जो लोग हैं, जो उनके हकूक हैं उस हवाले से बात की जाएगी और उनके FCR पर सबसे ज्यादा बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं तो हमने जाना। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद है हुमा भट्ट। उनसे जानते हैं कि लाहौर शहर में आज क्या क्या एक्टिविटीज हैं। जी हुमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और लाहौर शहर में आज दिन का आगाज़ होगा मुशाहिद हुसैन सैयद की एक तकरीब में शिरकत से और वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर ख़िताब करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो लॉयर से खिताब करेंगे और ये जो कन्वेंशन से खिताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट से, क्योंकि आज वो जो बाकिर नशवी रिपोर्ट है वो तकरीबन तमाम जितने भी लॉयर्स हैं पैट के उन लोगों ने ये पढ़ ली है और आज वो अपने लाया अमल का ऐलान करेंगे, आया धरना देंगे होगा। तो आज ये कन्वेंशन जो है वो यकीनन खबर की जीनत भी बनेगा और इसके जो बयानात हैं वो आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो खालिद लतीफ़ केस है स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, खालिद लतीफ़ जो है वो आज पेश होंगे NCA के सामने और वहाँ पर वो अपने जितने भी जो उनके जो बयानात हैं, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके हवाले से जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं वॉलीबॉल जो फेडरेशन है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका भी इनेकाद किया गया है। लेकिन इसके अलावा इन तमाम इवेंट्स के साथ साथ हम लोग ये ज़रूर बता दें कि मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है, लेकिन अभी मैं जो स्क्रीन पर देख रही थी स्टूडियो में गर्मी आ गई है और स्टूडियो में वो मौसम नहीं रहा जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हूँ, बट मौसम काफी बेहतर है और मौसम को शहर कायद वाले भी, लाहौर वाले भी और तमाम लोग बड़ा एंजॉय
में सर्दी नहीं आ गई है, गर्मी आ गई है, इस बात का जवाब तो फिर वही दे सकता है जिसको आज गर्मी लग रही है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हम बात करेंगे दारियों में आज क्या कुछ है और अखबारों में कौन कौन से मौजूद ज़ेर बहस है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नफीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी नफीस जी, कुर्बानियों का सिलसिला अब भी जारी है पाक फ़ौज की जानिब से। धरती के ये बच्चे, ये जवान जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं इस दिफा के लिए, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो कर वो हमारी कुर्बानियों पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा। जो एक्सप्रेस का इदारती नोट है, शुमाली से पाक फौज के जवानों की शहादत। हमने देखा शुमाली वज़ीरिस्तान में मोईद जो है सेकंड लेफ्टिनेंट, वो और बशारत वो शहीद हुए सिपाही, और फायरिंग हुई गाड़ी के ऊपर। और अब देखें कितना यंग थे अब्दुल मोईद जो हैं, और उनके जनाजे पर जो शरीक थे लोग, और लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। एक जवान बच्चा गया इनके बाप के, वो मैंने उनके बाप वालिद के शॉट सुने, उनके भाई के शॉट सुने, और वो बशारत के भी, वो कहते हैं कि जान कुर्बान करने के लिए। इवन कि बशारत का पूरी फैमिली जो है वो उसमें शहीद भी हैं, गाजी भी मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली कुर्बानियाँ दे रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। और दूसरी ट्रंप ने साइन कर दी है नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट जो है, उसमें $700 बिलियन का वो डिफेंस बजट साइन किया है, जिसमें 700 मिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में। लेकिन सबसे बड़ी याद है उस पर भी कदहन है कि आधी जो उसकी कोलिशन सपोर्ट फंड का जो हिस्सा है वो उन्होंने कि उसको कंडीशनल कर दिया है कि जब तक सेक्रेटरी दिफा यानी कि जेम्स मैटिस पाकिस्तान के लिए एक सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक अच्छा बच्चा बन गया है। और वो जस्ट वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पर अगर बात की जाए, हमारी जो पाक फौज शहादतें दे रही है, जो नजराने पेश कर रही है, ये अनमोल, इसको उस तनाजुर में हम तोल नहीं सकते कि जी कोलिशन फंड और ये तमाम चीज़ें ठीक है। और दूसरी जानिब अब हमें ज़रूरत नहीं है उनको बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया देख रही है, और ऑलरेडी आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, ऑलरेडी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये बात के मुतालबात अब आपने करने हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है कि कोलिशन फंड के हवाले से अब जेम्स मैटिस की सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में एक दफा फिर से अमेरिका अपनी इस पॉलिसी पर नजरसानी करेगा, क्योंकि उनके अपने अंदर भी व्हाइट हाउस के अंदर भी इस बारे में बहुत सारी बात हुई है, और वहाँ पर भी कुछ लोगों ने तनकीद की है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जानों का, हमारे नजरानों का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन इस बात सामने आती है कि आप अपनी जो हमारी काबिश हैं उनकी तो पजीराई होनी चाहिए ना, उनको तो आप एडमिट करें। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक तो पेंटागन आपको मॉनिटर करेगा, आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ आपने कितनी कार्रवाई की है, फिर सरहदों पर आपने आपकी जो सरहदों के हवाले से आपने कितने लोगों को रोका है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये मॉनिटर होगा। फिर माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि माइनॉरिटी में आपने देखा कि इनके खिलाफ, बलोचों के खिलाफ, अहमदीज़ के खिलाफ, इसके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, कहीं आप इस फंड को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो ये तो फंड हमारा है, हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तबाह कर लिया है, जानों के नजराने पेश किए। ये नहीं है कि अमेरिका हमें इसको कंपेंसेट कर देगा, हमारा जायज हक तो दे हमें। अच्छा नफीस साहब, जेम्स मैटिस की रजाबंदी से अब ये सब कुछ मशहूर है कि वो आधी रकम पाकिस्तान को मिलती है या नहीं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और ओवरऑल तमाम सिचुएशन का था अपने मुतालबे बताने के साथ साथ। आपको लगता है कि जैसे भी आपने कहा कि पाकिस्तान अपने आप को अच्छा बच्चा साबित करेगा तो ये सिग्नेचर्स होंगे, तो आपको लगता है पाकिस्तान इस सब में कामयाब हो पाया है ये बताने में कि हमारा क्या रोल है, हमारा क्या किरदार है, और आपको लगता है कि इस पे सिग्नेचर पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर चुका है, और पाकिस्तान जो कि हमने अपने हक से ज्यादा काम किया है। और अमेरिका की तरफ से एक बात ये हुआ कि यही बिल जिसमें मैंने अभी जिक्र किया है, ये बिल जब पहले पास हुआ 1 महीने पहले कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें ये था कि लश्कर तैयबा भी शामिल थे कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान को लश्कर तैयबा के खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब लास्ट साइन हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, लश्कर तैयबा निकाल दिया गया है हक्कानी नेटवर्क का, ये एक सिग्नल है कि अमेरिका भी थोड़ा सा लीनियंट हुआ है। अगर आप अभी अपने, मेरा सवाल यही था कि अब लीनियंसी दिखानी पड़ेगी, अब टाइम चेंज हो गया है कि अगर अफगानिस्तान को फोकस करते हैं तो फिर हम भारत की तरफ से हाथ हल्का रख सकते हैं। ये एक साइन है। ये तो बड़ा अच्छा एक, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मौके बताने में कहीं कुछ हद तक ही सही, अगर 100 में से हम बात करें तो एटलीस्ट 30% तक तो कामयाब हुआ ही है। अगला इदारिया किस हवाले से? अगला है लॉ ब्रेकिंग पुलिस।
डॉन का इदारती नोट, पुलिस के बारे में बेअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया था। एक दरख्वास्त गई थी कि जनाब ये जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, एक्सटॉर्शन होती है, ये जो जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जराइम हो रहे हैं, इसके पीछे असल में पुलिस का हाथ है। 16,000 पुलिस, एडिटोरियल इदारती नोट ने तो 12,000 मेंशन किए, लेकिन वैसे ये 16,000 पुलिस अफसरान और एहलकार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनकी अब रिपोर्ट भी मुरतब हो गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो गाहे बगाहे आगाह किया था कि क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई सच इनके खिलाफ इकदाम नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग थी, इसके अंदर पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। अच्छा नफीस भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ शायद याद आएगी एडी ख्वाजा के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस रिफॉर्म में चाहता हूँ कि मैं भर्तियां करूँ और मेरिट पे भर्तियां करूँ, जिसके बाद जो है वो कमेटी बन रही थी, उसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन उस विफाक और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गए। ये वही मसाइल है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म नहीं हो पाता और इतनी बदअमनी फैली होती है कि हमारी स्ट्रेटजी हम बनने ही नहीं देते कि जी वो फला का है, वो फला का है, वो पीपल्स पार्टी से नहीं है तो उनकी वज़ीर आला सिंध से नहीं बनती। ये इशू शैकल्ड इन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये एडिटोरियल इदारती नोट कह रहा है। और ये बिल्कुल आपकी बात है कि जब आप पुलिस को अपने सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, अपने सियासी मकासद के उसूल के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, तो लाजिमात कानून की पासदारी कौन करेगा। और हम ये देख रहे हैं खासकर स्ट्रीट, आपको हैरत होगी कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी बाज ऐसे हुए जो पकड़े गए, तो जब उनका आइडेंटिटी कार्ड निकला तो पता लगा वो पुलिस है। अच्छा नबी साहब, कल मैं देख रही थी शैला रज़ा साहब इसके ऊपर कह रही थी कि जी इतनी बड़ी फिगर हो नहीं सकती है। अभी आप कह रहे 12,000 नहीं है, मैं कह रही हूँ 16,000 है, लेकिन अगर आप इसका 50% भी देखें, अगर हम कहते हैं चले पुलिस वाले भी अगर इन्वॉल्व है बात करें तो 50% भी इसकी अमाउंट यानी 6 से 7 हज़ार भी एक बहुत बड़ी मतलब तादाद होती है। अगर हमारे इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स के नाम इस सब में आ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इसके हवाले से कोई एक मरबूत किस्म की हिकमत अमली अब करने की जरूरत है? क्योंकि जो लोग कमाने वाले लोग हैं वही जब इस तरह के किरदार करेंगे तो लोग या अवाम किसके पास जाए फिर? बिल्कुल सही सवाल है ये। यही अनम आपका सवाल जो है हर उस शऊर के जहन में गूंज रहा है जो ये सोचता है कि काश अमन हो जाए इस शहर में, क्योंकि हमने देखा हर तरह की कार्रवाई हो रही है। जब तक पुलिस खुद अगर इन्वॉल्व होगी और अगर खुद साफ नहीं होती तो इसके जराइम के तो इर्तिकाब होते ही रहेगा। जराइम को आप नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए देखें एक ये भी चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारी पुलिस के रिसोर्सेज जो अंडर रिसोर्स है, अंडर स्ट्रेन है, इसको भी आपने देखना पड़ेगा। एडी ख्वाजा ने पूरी कोशिश की है कि पुलिस के साथ अभी सभा ने भी कहा कि इस्लाहात हो जाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है, उन्हें रिप्लेस कर दे। वो कहती है हालांकि एडी ख्वाजा के बारे में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के उनके किरदार के बारे में कोई नहीं है कि यार ये ऐसे हैं या करप्ट हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी सवाबदीदा हमारा राइट है कि हम किसी को भी रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर 2 पुलिस वाले भी आपके मुल्क के किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो ये लम्हा फिक्रिया उस डिपार्टमेंट के लिए जिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है उस बांटना चाहिए कि जी आप क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो ऊपर लेवल के ऊपर तो ये बात आनी नहीं चाहिए, तमाम मसले नीचे वालों को ही सुलझाने चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी करप्शन हो रही है कि हमारी पुलिस जो है वो पेटी भाई जो है हमारे वही इन्वॉल्व हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब सिंध हुकूमत को मजीद जागने की जरूरत है। पार्क से बाहर आइए, जलसे जुलूस से बाहर आइए और कुछ पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात कीजिए। क्या कह रहा है जी? एक हमने देखा कि कुछ एक बॉन्डेड लेबर का बहुत मसला चल रहा है। अभी सिंध के अंदर एक 13 हारियों को बाजियाब कराया गया है रहीम अली खोसो के जेल से, निजी जेल से, और उस खबरें आई हैं उस हवाले से हम बहुत देख रहे हैं। और ख़ासकर एक बात ये थी कि पूरी फैमिली जो रहीम साहब की थी उनके साथ वो जो सेक्सुअली असॉल्टेड भी करते थे वो उनके जो बॉन्डेड लेबर में थे। 13 ख़वातीन और बच्चों को बाजियाब कराया गया। मसला ये है कि 22 साल यानी कि 2015 की फिक्र बता रहा हूँ, 22 साल इस केस को हो गए, यानी कि इस बॉन्डेड लेबर के इशू में अफराद को सिर्फ पकड़ा गया, 4 अफराद को, और वो भी जमानत पर रहे हैं 22 साल के अंदर। आप देखिए बॉन्डेड लेबर में या जो भी ये जबरी मुशक्कत में जो हारी जो है जेलों में कैद होते हैं, जब ये बाजियाब हो जाते हैं तो जो यानी कि जो हारी जो वडेरे होते हैं जिनकी जेलों से बाजियाब होते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो ये नाइट पास हुआ था और अभी तक कहने का अखबार ये कहते हैं कि उन लोगों को नहीं मालूम, हारियों को नहीं मालूम कि उनके हुकूक क्या हैं। और उस एक्ट के बाद ये था कि आपने जो यानी कि पैसे दिए हैं, खासकर हमने देखा कि बिल्कुल में ये बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 186 मिलियन यानी कि एक हर फीसद जो है वो इसकी स्लेवरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्लेवरी ज़िंदगी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अगर ये इशू उठाया तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त इशू है कि इसको एडिटोरियल्स ने भी उठाया और आपने इसके ऊपर बात की है। इसके ऊपर हम पूरा डिटेल शो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। अगर मुल्क में बात की जाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, चाइल्ड लेबर के हवाले से, स्लेवरी के हवाले से, तो ये बहुत बड़े
इनके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मजबूर और गरीब हैं कि अपने बच्चे तक बेच देते हैं। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, अब कुछ बात करते हैं नन्हे स्टार्स के हवाले से। आपको बताएं कि हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ अलग करने का शौक भी होता है, लेकिन वो किसी न किसी वजूहात की बिना पाते और अपने अंदर का टैलेंट भी छुपा कर रखते हैं। ऐसे में कराची से ताल्लुक रखने वाले हुज़ैफा ने फौलाद के नाम से एक कॉमिक कैरेक्टर बनाया है, जिसके जरिए वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए देखते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम हुज़ैफा सिद्दीकी है। मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। विजुअल स्टडीज़ से मैं ग्राफिक डिज़ाइन मैंने किया है, ग्रेजुएट हुआ हूँ यहाँ से। इलस्ट्रेशन पे मैं काम करता हूँ ज़्यादातर, और कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह पे मेरा ज़्यादा फोकस है। फौलाद जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है फौलाद, और मेरा इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि इंसान अगर अपनी हिम्मत और सोच को फौलाद की तरह मजबूत कर ले तो वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखा जाए तो हमारे आसपास इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, बिजली चोरी हो रही है, लोग परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए कि एक एक्शन कॉमिक बनाया जाए पाकिस्तान में, उर्दू का एक्शन कॉमिक। एक स्टोरी दिखाई कि एक लड़का है मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास, और उसके मोहल्ले में एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वो खड़ा होता है कि यार मैं सबके लिए लड़ूंगा और ये सब करूँगा, और वो बिल कम कराता है। एंड देन मैंने सेकंड इशू ये उठाया कि जो हमारे बिजली चोरी और कुंडा माफिया वगैरह ये सब है, तो इसके लिए मैंने ये इशू उठाया कि वो उनसे लड़ता है बाकायदा। ये दरअसल सीरीज़ है, तो फर्स्ट इशू तो इसके बिजली के ऊपर है, देन आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह इसको आगे पब्लिश करने का सोच रहा हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोकल चीज़ों को देखा जाता है कि अगर लोकल चीज़ को कोई अगर कॉमिक बनाएगा तो लोग ज़रूर पढ़ेंगे कि यार लोकल इशू है तो ज़रा पढ़ा जाए इस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को उठाया जाए, क्योंकि ये फैंटेसी नहीं है कि कोई जैसे सुपरमैन या स्पाइडरमैन टाइप की कोई चीज़। ये हमारा मतलब अपना पाकिस्तान का एक लड़का है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कॉमन मैन है, इसमें कोई पावर ऐसी नहीं है कि इसमें कोई या तो ये स्पाइडरमैन जाल मार रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। ये कॉमन मैन है, बस इसकी जो है सोच और हिम्मत है उसी पे सब कुछ चल रहा है। इसका कॉस्ट्यूम मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, शुरू से मतलब कॉमिक की तरफ तो मैं रहा हूँ, तो कॉमिक पढ़ता रहा हूँ, तो दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, एक कैरेक्टर सुपर हीरो तो वो लगेगा नहीं, वो यहाँ का ही मतलब नॉर्मल बंदा रहेगा, तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज, लेकिन इसका सूट ऐसा है कि अगर हम चाहें तो इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है हमारे यहाँ के आवाम के लिए है कि अवेयरनेस लोगों को मिले और लोग इसको पढ़ें, थोड़ा सा इस तरफ आए कॉमिक की तरफ कि उसमें हमें देखें क्या क्या सॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस के लिए मैंने किया है। चले जनाब, ये कैरेक्टर तो आपने देखा है फौलाद, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी बात मुझे इस कैरेक्टर की ये लगी है कि जो इशू उठा रहा है वो हम लोगों के, हम पाकिस्तानियों के मसाइल हैं। डेफिनेटली उनको इस वक्त कई मसाइल का सामना है, और उनमें से एक जो सबसे बड़ा मसला है वो लोड शेडिंग है, और हमें पता नहीं होता कि कब बत्ती आएगी, कब बत्ती जाएगी, और लाइटें जो है वो कब रोशन होंगी, जो बल्ब बुझ गया है वो आखिर कब जलेगा। लेकिन ये सारे मसाइल हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां लाइट हो या ना हो, लेकिन वहां एक बल्ब मौजूद है जो 116 साल से रोशन है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी हवाले से मोहम्मद नकी ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। जबरदस्ती बात है, 116 साल पुराना ये बल्ब है जो कि अब तक जले चले जा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत है ये बल्ब आज के दौर में क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमें बिजली की जितनी ज़रूरत है और जितनी यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह के बल्ब भी मेरा ख्याल है सब इंट्रोड्यूस करा। कल ही मेकअप रूम में सोलर पावर के हवाले से बात हो रही थी कि बिजली तो आती नहीं, यहाँ पे भी कुछ ऐसे मंसूबे सोलर सिस्टम के तहत जो है वो बिजली आए और इस तरह के बल्ब जलते रहे। खैर, इस बल्ब की तो दाद देनी पड़ेगी, और नकी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी बहुत अमेजिंग है। गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम ही इसी तरह का अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर हुआ है एक टाइम ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज। वेल,
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। चले जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कुलभूषण जाधव के हवाले से, जो कि आम कैदी नहीं है, एक भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की गर्ज से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। इसलिए कैदियों से मुतालिक वियना कन्वेंशन तलाक उस पर नहीं होता। पाकिस्तान ने जवाबी मेमोरियल आलमी अदालत में जमा करा दिया है। I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में अपना जवाब जमा करवा दिया है। मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद किया गया है। दफ्तर खारजे की डायरेक्टर इंडिया फरिया बुगटी ने आलमी अदालत इंसाफ में जवाब जमा करवा दिया। पाकिस्तान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि कुलभूषण जाधव एक गैर मुल्की जासूस है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की गर्ज से दाखिल हुआ था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसलिए कैदियों से मुतालिक वियना कन्वेंशन की शिकों का इतलाक इस पर नहीं होता। पाकिस्तानी जवाब अटॉर्नी जनरल, लीगल टीम और दफ्तर खारजे की टीम ने मिलकर तैयार किया, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जामे अंदाज में बयान किया गया। पाकिस्तानी जवाब में कुलभूषण जाधव की तकरीबी सरगर्मियों, ट्रायल और चार्जशीट की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। पाकिस्तानी जवाब अदालत ने फैसला करना है कि वो इस पर समाअत करेगी या पाकिस्तान और भारत को मजीद जवाब देने की मोहलत देगी। जवाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद कुलभूषण जाधव केस की समाअत 2018 के वक्त तक शुरू होने का इम्कान है। और इसी सारी सूरत हाल पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार तारिक पीरजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर, ये जो कुलभूषण जाधव का मामला है, आलमी अदालत में कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ पेश किया गया है, कुलभूषण को ईरान से अगवा करने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद किया गया है। फिर साथ साथ ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि कुलभूषण भारतीय एजेंट है और दहशतगर्दी में मुलविस रहा है, इसलिए इस वियना कन्वेंशन के तहत हुकूक भी हासिल नहीं है। आलमी अदालत इंसाफ जैसे फोरम पर को आप कितना ठोस तस्वुर करते हैं? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस दिन से कुलभूषण का मामला, उसकी गिरफ्तारी का पेश आया और जब से उसको फांसी की सज़ा हुई और जब हिंदुस्तान आलमी अदालत में गया, अभी पाकिस्तान अभी अपना जवाब लेकर आलमी अदालत में नहीं गया था, तो हमने वो बात कही जो कि विकिपीडिया और इंटरनेट के ऊपर बड़ी वजाहत के साथ आलमी अदालत के इख्तियार के मुताबिक की गई है कि जब तक दो रियासतें अपने आप को मुकम्मल तौर पर आलमी अदालत के सामने पेश करके ये नहीं कहती कि आलमी अदालत को इस मुकदमे को सुनने का इख्तियार है जी, वो इख्तियार आलमी अदालत को हासिल नहीं होता। आलमी अदालत के कानून के मुताबिक, जो कि जिसके तहत आलमी अदालत बनी हुई है। लेकिन हमने ये किया कि किसी ने फॉरेन ऑफिस में या अफवाज के दफ्तर में या कहीं पर ये फैसला कर लिया, इंडिया वहां चला गया है, अब हम इसका कैसे जवाब देंगे? जी नहीं, आलमी अदालत इंसाफ के पास इस मुकदमे को सुनने का इख्तियार ही नहीं था उस वक्त तक, जब तक हम उनके पास गए ही नहीं थे। ये बात भी आप ये मुसलसल पोजीशन ले सकते हैं कि आलमी अदालत को इस मुकदमे को सुनने का इख्तियार नहीं है और हम आपका फैसला मानने के पाबंद नहीं है, लेकिन हमारा मुकम्मल रवैया इस तरह का है जैसे कि आलमी अदालत को ये मुकदमा सुनने का इख्तियार है। पहली बात तो इस मसले पर बुनियादी ये गलती हुई है जिसके नताइज हमें भुगतने पड़ सकते हैं। जब आप पेश हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि दुनिया आपके मुकदमे को देख रही है, जबकि दुनिया इस मुकदमे को बिल्कुल नहीं देख रही। वहां तो शाम के मसाइल हैं, ट्रंप है, फलस्तीन का मसला है, ये मसला दुनिया में सबसे आखिरी मसला है। तो इसके मुतालिक किसी नफ्सियाती मसले का आप शिकार ना हो। तो मैं ये कहता हूं कि चूंकि जो आपने दहशतगर्दी की बात की है कुलभूषण की, कुलभूषण को हम लोगों ने बलूचिस्तान नंबर 1, उसके इतराफात मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आसिम बाजवा और परवेज रशीद दोनों शरीक थे। चुनांचे उस वक्त किसी ने इस बात को चैलेंज ना इंडिया में किया, कहीं और किया था। उसके 6-8 महीने के बाद ये मामला इंडिया को किसी ने बताया कि आलमी अदालत में चले जाओ, शायद पाकिस्तानी आपके जाल में फंस जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्द है, वो दहशतगर्दी का एक जाल चला रहा था, उसके ईरान में जो पनाहगाहें थी वहां से भी वो काम कर रहा था, हमने उसको पाकिस्तान से गिरफ्तार किया, उसके इतराफात मौजूद हैं, लिहाजा उसको किसी वियना कन्वेंशन के तहत कोई हुकूक हासिल नहीं है। दहशतगर्दी के किसी दहशतगर्द को कोई हुकूक हासिल नहीं है। उनसे पूछे
जो कि इस वक्त ग्वांटानामो बे में पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अमरीकी किसी दुनिया में किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा आपने भी उसी नुक्ता नज़र और उसी लाइन के मुताबिक आगे चलना है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस सिलसिले में बहुत, आप ठोस पोजीशन लें कि आलमी अदालत को इख्तियार नहीं है वो कि हम आपके सामने आए हुए हैं और हम आपका फैसला उसी तरह मानने के पाबंद नहीं है जिस तरह अमेरिका आपका फैसला मानने का पाबंद नहीं था जब उसने 3 उन लोगों को फांसी दी जिन्हें आपने रिहा करने का हुक्म दिया। अच्छा सर, जैसे कि है कि आलमी अदालत के पास और बड़े इश्यूज है इस वक्त जो कि अहम है और जिनको है वो, तो उनके लिए शायद ये मामला इतना ज्यादा सीरियस नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मामला इतना सीरियस है और जिस तरह से इस मामले को उठाना चाहिए उस तरह से ये मामला नहीं उठाया जा रहा, उतने सीरियसली इसको डील नहीं किया जा रहा, बल्कि बड़ा हल्का नहीं ले रहे हमारी वजारत खारजा इस केस को? देखें, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस बार तैयारी किसी न किसी हद तक पाकिस्तान कर रहा है आयात के मुताबिक, क्योंकि हमारी जाती इतलात तो है कोई नहीं, ना हुकूमत वक्त हमसे या आवाम से कोई बात जो है उसका जिक्र करती है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बज़ाहिर 3 वो इस मुकदमे की तैयारी में अखबारी इतलात के मुताबिक शामिल हैं। उनमें वजारत खारजा, उनमें अफवाज, उनमें अफवाज के अदारे, उनमें उसे क्या कहते हैं, इसके अलावा वो भी है वजारत कानून शामिल है पूरी तरह बज़ाहिर अखबारी इतलात के मुताबिक। तो लगता है कि 3-4 अदारे इसमें शामिल हैं। अलबत्ता इसमें जो वकील हमारा मुकदमा पेश वो वही साहब हैं जिनके मुतालिक बड़े सवालात पहले उठे थे, जो लंदन से बुलाए गए वकील हैं। जी, अब बिल्कुल आलमी अदालत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर आलमी अदालत में कुलभूषण जो है अपना केस लेकर भी चला जाए तो उससे पहले इंडिया को ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इससे पहले का मसला था जो आलमी अदालत में इंडिया लेके गया था और तब पाकिस्तान के हक में फैसला आया था और इंडिया ने भी नहीं माना था। तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान भी पूरी जो है वो हाकमियत रखता है कि वो जैसे चाहे फैसला करे। अगर इस तरह के फैसले के बाद कुलभूषण सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट आलमी अदालत के फैसले को जहन में रखते हुए समाअत करेगा या फिर कुछ ऐसा हैसियत होगी भी आलमी अदालत की इस फैसले की? उसूलन कानूनन पाकिस्तान की अदालत को 100% उस फौजी कानून के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जिसके तहत कुलभूषण पर मुकदमा चला है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की कवानीन के तहत इस मुकदमे को देखना है और इसकी अपील पर फैसला करना होगा। लेकिन ये मामला असल में अब अपील के मरहले से तो आगे गुजर चुका है। ये तो अब उन्होंने उसे क्या कहते हैं, जो इसके मुतालिक फैसला करना है कि इनको फांसी की सजा दी जाए या नहीं। उनके फांसी की सजा का तो फैसला कर दिया है, उस पर अमल दरामद होने का हुक्म होना है। तो उसके बाद फिर एक रहम की अपील का मरहला भी है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की अदालतें जो है सिर्फ और सिर्फ मुल्की कवानीन की तरफ देखने की पाबंद है, उससे ज्यादा किसी और कानून की हैसियत नहीं है। आलमी अदालतें इंसाफ अमली तौर पर कोई इख्तियार नहीं रखती और आलमी कानून कानून है जिसके तहत आलमी अदालत इंसाफ कायम की गई है, वो उसी वक्त उसकी अहमियत पैदा होती है जब वो 2 रियासतें उसके सामने पेश होकर ये तस्लीम कर लें कि अदालत को इख्तियार हासिल है, जो कि पेश होने के बावजूद पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया है। चुनांचे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें सिर्फ और सिर्फ मुल्की कवानीन की तरफ देखने की पाबंद। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुलभूषण से मुतालिक हमारी केस में जब भी कोई आती है तो इस तनाव की शिद्दत का असर जो है वो एलओसी पर भी दिखाई देता है। तो भारत एक तरफ तो आलमी अदालत से इंसाफ का तलबगार बना हुआ है और दूसरी जानिब अगर एलओसी पर देखें तो जारहत भी दिखा रहा है। तो ये डुअल स्टैंडर्ड जो भारत के हैं, क्या पाकिस्तान इस पॉइंट को भी आलमी अदालत में उठा सकता है? देखिए, ये जो नुक्ता है ना, इसको मैं देखता हूँ, भारत आपके साथ दबाव की पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। वो सरहदों से भी आप पर दबाव डाल रहा है। 1300 खिलाफ वर्जियां हुई हैं, यानी 1300 बार भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर हमले किए हैं। तो ये खिलाफ वर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हमले हैं जिनका हमने को बड़ा मौसर जवाब दिया भी है और नहीं भी दिया है। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये भारत का मसला है दबाव डालने का, आप देखें कि उसके साथ साथ डिप्लोमेसी से भी काम कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ में भी हैं जी, एलओसी पर भी हमले कर रहे हैं और उसके साथ साथ उस ये भी आप पर दबाव डाल रहे हैं, उसकी बीवी और बच्चे को मिलाने की बात। अब यहाँ पर मैं एक जरा तल्ख सी बात करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ
कि पाकिस्तान की पोजीशन ये सकती, आपने ये किया है कि न सिर्फ उसकी माँ और उसकी बीवी को मिलने की इजाजत दी है, जी बिल्कुल, एक भारतीय सफारती एहलकार को भी उस मीटिंग के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी है। और ये कहकर आपने काउंसलर का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भारत का ये मुतालबा भी मान लिया है कि उसे एक्सेस दी जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये बात जो है वो मेरी सोच में ये शक पैदा करती है कि शायद हमने कुलभूषण के मसले पर, ख़ास तौर पर उसे फांसी देने के मसले पर कोई नरमी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। और मैं ये वाजे करता चलूँ, अगर पाकिस्तान ने इस दहशतगर्द को फांसी न दी, जिसका वो 100% मुस्तहिक है जी, तो उसे छोड़ने की या फांसी ना देने की सूरत में भारत आपके खिलाफ वो दुनिया में दहशतगर्द रियासत होने का पड़ेगा, जिसका अभी तक आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप कह रहे हैं एक शख्स दहशतगर्द है, उसने 240 के 42 लोगों के कत्ल में शरीक है, आप उसको फांसी की सजा नहीं दे रहे, इसका मतलब है इसीलिए आपने उसमें तरमीम की है। ये इंसानी मसला नहीं। और बेगम को जब इजाजत मिली मिलने के लिए तो इवन इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियन थे वो भी बड़ा हैरान हुए। और इस एक्ट के ऊपर आगे चल के देखते हैं कि अब क्या डेवलपमेंट होने वाली है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल सही, उन्होंने एक बात की है इसके ऊपर और उनका कहना बिल्कुल जायज है। अगर आप फांसी दे भी देते हैं या नहीं भी देते, दोनों केसेस में भारत आपके इस फैसले के अगेंस्ट ही चलेगा, पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करेगा, जबकि बज़ाहिर हमारी तरफ से और जो ओवरऑल जो सबूत इस वक्त सामने आ रहे हैं कुलभूषण के हवाले से, फांसी देना तो तय है, लेकिन जो केस है वो अब आगे फॉरवर्ड हो चुका है। लेकिन आर्मी चीफ की जानिब से कह दिया गया है कि किसी किस्म की कोई नरमी नहीं, पाकिस्तान का अपना एक स्टांस है, उसके ऊपर पाकिस्तान कायम है। लेकिन देखना यह है कि इंडियन मीडिया जो कि रोना गाना कर रहा है इस हवाले से, वो किस हद तक कामयाब होता है और हम जो है कुलभूषण के मामले पे कहाँ तक जाते हैं। अब कुछ शायरी वायरी की बातें जो है वो सुनाई देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, कुछ बात कर लेते हैं हम जॉन एलिया की। उर्दू में शायरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हालात में किसी ऐसे शायर का अपना अलग मुकाम बना लेना हैरान कुन है। लेकिन देखा जाए तो ये बात इतनी हैरान कुन, जॉन एलिया एक ऐसे मुनफरिद और यगाना शायर हैं जिनका अंदाज ना तो पहले गुजरने वाले किसी शायर से मिलता है और ना ही बाद में आने वाला कोई शायर उनके लहजे की तकलीद कर सका है। वो अपने सिलसिले के आप ही कातिल हैं। जॉन की इनफरादियत यह है कि वो इश्क व मोहब्बत के मौज़ूआत को उर्दू गज़ल में दोबारा ले आए, जबकि गज़ल का रिवायती मतलब है कि शक औरतों से बातें करना हो। लेकिन आलमी तहरीक, तरक्की पसंदी, जदीदियत, वजूदियत और कई तरह के आज़मों के ज़ेर असर जॉन एलिया की नस्ल के बेशतर शायरों के यहाँ ज़ात व कायनात के दूसरे मसाइल हावी हो गए हैं। आज जॉन का 86वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसी हवाले से स्पेशल आज की टीम ने तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। इंसानी कैफियत को अल्फाज का हसीन रंग देने वाले जॉन एलिया। गुजार के मैं अहदे वाबस्तगी को भूल गया, यानी तुम वो हो, वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। एक ऐसा शायर जो शेर पर तारी हो जाता, उनका मखसूस अंदाज़े बयां बहुत ही मकबूल था। हम अर्ज़ मतलब को और वो एहतराम कर रहे हैं, आह का धुआं भी के वो कुएं दिल में खिराम कर रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बकौल जॉन शेर की अच्छी अदायगी करने वाला कोई नहीं गुजरा। खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। जॉन एलिया इज्जो इनकिसारी, जज्बात और मोहब्बत के शायर थे। उनका उसलूब आज भी दुनिया शेर व अदब में मुनफरिद माना जाता है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, में किताबों के सिवा कुछ। चले जनाब, जॉन एलिया की यौम पैदाइश के ऊपर आपने ये रिपोर्ट तो देखी है और डेफिनेट सी बात है कि सिर्फ शेर अच्छा होना जरूरी नहीं है, बल्कि अंदाज़े बयां बड़ा मैटर करता है। और अगर जॉन एलिया के अंदाज़े बयां की बात करें, सूरत उनका अंदाज़ा बयां था कि कोई भी चीज़ वो बयान करते थे तो जो सुनने वाले थे उन पर एक सहर सतारी हो जाता था। और यकीन करें कि मुझे पोइट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, मैं कहती थी नहीं यार मुझे नहीं समझ में आती, बड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं, इस तरह की मुझे था। लेकिन जब से मैंने जॉन एलिया की पोइट्री पढ़ना शुरू की है तो मुझे पोइट्री समझ भी आती है और एग्जैक्टली इतना
चीज़ों को कि आपको Simple बहुत words ज़्यादा होते हैं। सिंपल वर्ड्स होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको फ़ौरन से बात जो है वो समझ में आ जाती है। तो जॉन एलिया की क्या बात है, डेफिनेटली उनके जो मद्दा हैं उनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज वो इंतहाई अमेजिंग था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अर्थ मूवी जैसी आएगी वैसे हम देखने जाएंगे। और अब मुझे कुछ भूख लग रही है, हम कुछ नाश्ते की बात करते हैं, लेकिन हम उस नाश्ते की बात नहीं कर रहे हैं जो हम स्टूडियोज़ में बैठ के करेंगे, हम उस नाश्ते की बात कर रहे हैं जो सियासी नाश्ता कहलाता है। और हमारी एंकर पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब से सियासी नाश्ते पर बातचीत की है। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या बातचीत की है और क्या कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सियासी नाश्ते के साथ मैं हूं अस्मा नवाज। हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं आपकी मुलाकात करवाते हैं सीनियर रहनुमाओं से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज हमारे साथ हैं और जानेंगे कि उन्होंने अपनी सियासी कैरियर कैसे आगाज़ किया, फिर पॉलिटिकल करंट सिचुएशन में उनसे बात करेंगे। तो आप भी मिलना चाह रहे होंगे और मैं भी बहुत ही शौक से उनसे इंटरव्यू करने के साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब। तो आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, वैसे तो पॉलिटिकल टॉक शोज़ में आप जाते हैं, सारी सियासी गुफ्तगू होती है, हम आपसे सियासत की तरफ भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि कब कैसे सियासत में आए, क्या शौक था और कितने अरसे से हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की 2002 में। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली का, और वो मेरा पहला इलेक्शन था और पॉलिटिक्स में पहला मेरा वो था। और उसके बाद 2008 का भी लड़ा, 13 का भी लड़ा, जिंदगी रही 2018 का लड़ेंगे। तो इस तरह पॉलिटिकल लाइफ जो है वो एजुकेशन के बाद शुरू हुई और इंशाल्लाह चलती रही जब तक ज़िंदगी है। सर, आपने पीपल्स पार्टी क्यों किया? मैं कॉलेज लेवल से PSF में था पहले। मेरे वालिद साहब, मेरे नाना, और मेरा नाना जो थे वो भुट्टो साहब के साथ उनकी पहली काबीने में मेंबर थे कैबिनेट के। मेरे वालिद साहब रहे के साथ, और मैं आज चेयरमैन बिलावल के साथ, तीनों जनरेशन के साथ आप काम कर रहे हैं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, धरना सियासत हुई, समझ से बाहर है कि मुल्क कौन चला रहा है, कोई गवर्नमेंट सामने नहीं आई है, या आर्मी चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। देखिए, काफ़ी अरसे से जो है वो हुकूमत और सिविल मिलिट्री रिलेशन में बड़ा जो है तनाव है, एक पेज पे नहीं है। और हुकूमत डेफिनेटली ये स्टेटमेंट देती है कि हम एक पेज पे हैं, और वहाँ से जो है SPR भी स्टेटमेंट देती है कि हम एक पेज पे हैं, बट नज़र नहीं आ रहा कि वो एक पेज पे हैं। और तरीके से भी धरना का एक एपिसोड हुआ, वो भी आपके सामने है कि 20 दिन आपका कैपिटल मफलूज रहा, हुकूमत बेबस थी, कुछ नहीं कर सकी। तो पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जिस तरीके से कवर किया कि आपका कैपिटल और का ये पोजीशन है, तो उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क इस धरने की वजह से डेफिनेटली हमारे जो बाहर के ममालिक हैं जो कि CPEC के ख़िलाफ़ हैं, जो कि एक साजिश कर रहे हैं CPEC की नाकामी का, वो अनसर्टन जगह पे है। लेकिन देखें, एक चीज़, आप एक इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जो है एक न्यूक्लियर स्टेट का जो है वो कैपिटल है, और उसकी ये पोजीशन है कि इस किस्म के धरने वहाँ पर हैं और हुकूमत जो बेबस है, कुछ नहीं कर सकती है। एपिसोड आपके सामने किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से ख़त्म हुआ, वो और अफसोसनाक है जिस तरीके से ख़त्म हुआ। खबरें तो ये भी थी सर कि जरदारी साहब से ख्वाहिशमंद है नवाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए, तो क्या आप नहीं समझते कि जब आप लोगों ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था मोहतरमा की सूरत हाल में ये मुलाकात बहुत अहम हो सकती थी? देखें, मियाँ साहब मुलाकात करना चाहते थे और जरदारी साहब की कोई ख्वाहिश नहीं थी, एजेंडे की था उनका मुलाकात करने का। क्या एजेंडा था? आप मुझे बताएं कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स की होती है, उसमें कोई एजेंडा तय होता है, और एजेंडा उनके पास कुछ था नहीं। क्या, किस एजेंडे के तहत मुलाकात? कहते हैं मैं गैर मशरूत तौर पर जो है उनसे। भैया, आपको कहा किसने कि हम मुलाकात करना चाहते हैं आपसे? सही, मुलाकात भी आप करना चाहते हो गैर मशरूत। भाई, हम आपसे मुलाकात करना ही नहीं चाहते, तो आप कह रहे हैं कि मैं गैर मशरूत मुलाकात करना चाहता हूँ। कोई एजेंडा फिक्स नहीं था, और पीपल्स पार्टी ने एक जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले किया इस धरने में। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी चाहती तो इस धरने में भी छलांग लगा सकती थी और एक्सप्लॉइट करती इस धरने को, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, हम जमहूरियत के साथ, हम उसके साथ खड़े हैं। चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट आई थी, और अभी सामने हमारी अपनी पार्टी COD के मुतालिक मियाँ साहब डेफिनेटली बात करते हैं, लेकिन उनको 4.5 साल बाद याद आया जब उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। इमरान खान भी जो है वो अपोजिशन जमात है और आप लोग भी अपोजिशन जमात है, तो इस मुल्क की सूरत हाल में आपके समझ कितनी अहम होती है, और 2018 के इलेक्शन आप पीपल्स पार्टी के लिए कैसे देखते हैं? देखें, मुल्क के हालात तो ठीक हैं, और जो जमहूरी प्रोसेस वो चल रहा है, पार्लियामेंट उधर है, सिर्फ नवाज शरीफ को बाहर निकाला है। नवाज शरीफ का नाम तो जमहूरियत नहीं है, नवाज शरीफ का नाम तो CPEC नहीं है,
नवाज शरीफ का नाम तरक्की तो नहीं है। देखिए पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट उनकी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई मसला है तो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले, हमारी पार्लियामानी पार्टी है, उनसे मुलाकात करें, मसाइल हैं वो हल होंगे। ये तो नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने जो है बिलावल साहब से या जरदारी साहब से मुलाकात कर ली तो मसले हल होंगे। और अगर उसमें जमहूरियत पे कोई भी आँच आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले उसका मुकाबला किया और माजी में भी कर माशाअल्लाह का मुकाबला नवाज शरीफ ने नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, उनकी लीडरशिप ने किया है, ये तो उनके साथ होते थे। और जब भी जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिश की गई है तो मियाँ साहब उसके हमेशा हिस्सेदार बनी और पूरा हिस्सा अपना डाला। और अगर आप पिछले 5 साल दौर को देखें तो उसमें कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें मियाँ साहब जो हैं वो सबसे आगे थे, चाहे वो मेमो गेट था, चाहे कोई और मार्च थे, चाहे हमारे दौर में तौल कादरी ने जब मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ तो यही फैसिलिटेटर थे, उन्होंने कहा कि पंजाब से चले हम आपको सपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद में जाएँ। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से धरने को डील किया वो भी आपके सामने है। और आज जिस हुकूमत एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत ने जिस तरीके से धरने को डील किया वो भी आपके सामने है। 2018 का इलेक्शन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगी और अगर हमें जो इक्वल प्लेइंग फील्ड मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली जो अपना भरपूर हिस्सा लेगी और पहले भी लिया है और इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि हुकूमत बनाए। पिछले अगर आप 2013 का इलेक्शन देखें तो अगर आप उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ पांव बांधें और बोलें कि आप कुश्ती लड़ें या रेसलिंग करें तो ऐसे तो नहीं हो सकता। सर कि पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के साथ हाथ तो नहीं मिला लेगी? सिचुएशन नहीं है कैंपेन और पॉलिटिक्स में डायलॉग्स भी होते रहते हैं, इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो है, लेकिन कुछ ऐसी बात इस वक्त नहीं है कि हम कोई पीटीआई या पीएमएलएन के। सिंध की मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है सर, पीपल्स पार्टी का सूबा कहा जाता है सिंध को और जो सूरत हाल एमकेएम पीएसपी की है, मुशर्रफ साहब के आने की खबरें भी सरगर्म है, क्या पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा सिंध? इंशाल्लाह हमेशा पहले भी रहा है, पिछले इलेक्शन में भी कोशिश है कि हमारे हाथ से निकल जाए और अभी भी आप कोशिश की जा रही थी और की आ रही है। उनके फैसिलिटेटर तो सबको मालूम है, जब उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारे फैसिलिटेटर कौन है, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी से सिंध नहीं जाए बल्कि पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा। मुशर्रफ साहब आए, अपने पहले तो अदालत भुगतें, कोर्ट भुगतें, फिर जाके मैदान जंग में जो अपने आप को इतना बड़ा कमांडो भी कहते हैं और एक वो अदालतों से डरते हैं, उसकी वजह से मुल्क से बाहर बैठ गए हैं, अपने केस जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। पहले तो अपने आप को जो है वो क्लियर करें कोर्ट से, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स से करते रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुशर्रफ का जो है कोई स्कोप है पॉलिटिक्स में, उनके चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। डीआई खान, आपका अपना इलाका, आपका हल्का, मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने तरक्याती मंसूबे आपने किए और मजीद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डी खान मेरा हल्का है और डेर इस्माइल खान, और उसमें हमारे माजी में क्योंकि सबसे बड़ा शहर और डिवीज़न रहा है और जो मेन हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पे थे सुई गैस की जो वो नहीं थी आज तक, तो आज जो है सुई गैस की फरहमी वहाँ पे हुई है। 9/11 के बाद जो है हमारा जो एयरपोर्ट था जो कि बंद हो चुका था, हमने दोबारा शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये हुकूमत आई और मियां साहब वहाँ पे जलसे भी नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सके, लेकिन जो एयरपोर्ट हमारा चल रहा था वही बंद कर दिया आज। चलिए जनाब, फैसल करीम कुंडी साहब की बातें आपने सुनी हैं और डेफिनेट सी बात है जो उनकी जो तमाम तर ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर जो भी उन्होंने बातें की वो तो आपने जानी है। लेकिन अगर फैसल करीम कुंडी के हवाले से तो बताएं आपको, तो वो यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल असम्बली के भी और NA रहमान के मद्दे मुकाबिल वो ना सिर्फ 2008 में बल्कि 1999 में भी जो है वो ये जीतते रहे। इनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से और आज भी पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी बड़ी पुरानी भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। और स्ट्रॉन्ग भी के जितने भी रहनुमाएं और सियासी रहनुमाएं फैसल करीम कुंडी समेत इनके जो आबा अजदाद हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी पीपल्स पार्टी को सर्व करते रहे। अगर आप देखें तो इनके पूरी जो नस्ल दर नस्ल जो है, जब से इनके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो के जो है करीबी साथी थे, उस हवाले से सियासी नाश्ते पे असमा उनसे पूछ रही थी कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा, क्या मौक़िफ़ होगा। तो डेफिनेटली असमा आपका सियासी में हमने सुना कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने क्या कहा। और अब गुड मॉर्निंग आज में आ गया है यहाँ पर एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
जबरदस्त जनाब, इनकी बातें और इनकी जो कहानियां हैं सुन के और स्पेशली ये गाने सुन के तो ऐसा लगता है आप उसी दौर में चले जाते हैं। और बाकी भी जो कपूर थे वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले थे और इनके यहाँ इन्होंने बेतहाशा अवार्ड जीते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इन्हें अवार्ड दिए गए हो या फिर नेशनल अवार्ड्स हो, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो, या फिर अगर आप देखें इनके नॉमिनेशंस भी इतने बेतहाशा हैं कि लोग आज भी इनके जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि पैदा भी पेशावर में हुए थे। पख्तूनख्वा का जो एक हवेली थी उसमें ये पैदा हुए थे और पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। नो तो डेफिनेटली राज कपूर साहब जो है इनको शोमैन भी कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, और इनकी पूरी फैमिली में ही जो है वो कामयाबियों का सिलसिला जारी है। जैसे कि करीना कपूर भी ये कहती हैं कि कपूर खानदान का जो नाम है वो फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कामयाबी की जमानत समझा जाता है और इन्हीं की वजह से वो नाम जो है वो आगे चला भी है। और हमने देखा है कि आज भी बहुत बेतहाशा हमारे जो कपूर जिनके फैंस हैं वो इन्हीं की लड़ियों में से हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक्टिंग वो इन्हीं की तरफ से बाकी सब में भी मुंतकिल हुआ है। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं कि आज का शो जो है वो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। इसी के साथ कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।